नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई फौजदार 93 में। और आज का हमारा मोटिव है गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल। एक फर्स्ट नंबर का एक क्वेश्चन है कि इधर देखो, एक सेब है 200 ग्राम का। ये सेब है, इसका वेट है 200 ग्राम। ये नीचे मुक्त अवस्था में आ रहा है। तो वो कह रहा है कि पृथ्वी के कंपैरिजन में इसमें उत्पन्न त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, सेब का मास कितना है हमारे पास 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 200 बटा 1000 तो 0.2 kg। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M हमारे पास दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻24 kg। और इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमारे पास। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gmm बटा r²। तो F बराबर, ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण वो कह रहा है कि इस सेब का त्वरण क्या होगा, नीचे आने का। तो तब सेब के गिरने का त्वरण F बराबर ma। तो A बराबर F अपॉन m। तो A बराबर F कितना है हमारे पास Gmm बटा r² अपॉन m से। तो A बराबर Gm बटा r²। तो A बराबर G की वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M की वैल्यू हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻24 अपॉन R की वैल्यू है 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻² है। तो कितना हो जाएगा ये 12 r² है बेटा। R की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना बच गया 12, ये कितना बच गया 1, 6.4 से 6.4। तो A = 6.67 इंटू 10/6.4। तो A = अगर यहाँ से पॉइंट कैंसिल करते हैं तो 100 और यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 10, खत्म। 667/64। तो A = अगर अपन इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 6, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट में 10.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया सेब का त्वरण। ये आ गया हमारे पास सेब का त्वरण। ये जो सेब है ये इतने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। इसने एक चीज और पूछ सकता है हमसे कि बताओ कि सेब के प्रति पृथ्वी का त्वरण कितना होगा, सेब के प्रति पृथ्वी का त्वरण कितना होगा। तो अगर ये पूछता है हमसे तो देखो, यहाँ तक तो सब वैल्यू सेम रहने वाली है। अब अपन यहाँ से ये चेंज कर देते हैं। देखो बेटा, अब अपन किसका निकाल रहे हैं, पृथ्वी का त्वरण। पृथ्वी का त्वरण निकाल रहे हैं। तो F बराबर, अब कैपिटल M है तो A बराबर F अपॉन कैपिटल M।
तो ए बराबर एफ कितना है हमारे पास बेटा, वही GMM बटा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम से कैपिटल एम। तो ए बराबर GM बटा आर स्क्वायर, तो ए बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 0.2 6.4 इंटू 6.4 10⁻12 ये ऊपर गया सर। तो ये हो गया सर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 4 3 3 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 23। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अगर अपन ये हटाते हैं तो ये हो गया इतना, और ये अगर अपन जीरो में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो जाएगा 100 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया हमारे पास a इक्वल टू 34 इंटू 10⁻24 अपॉन 4 ठीक है ना। अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 64 तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻24 अपॉन 4096। तो ये अप्रॉक्सीमेट में आएगा हमारे पास 0.46 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब पृथ्वी का एक्सलेरेशन है, पृथ्वी का त्वरण है। क्लियर है? कर लो ये। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्लियर है? चलो सर, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सतह से कितने ऊपर जाने पर, क्वेश्चन है बेटा कि पृथ्वी सतह से कितने ऊपर जाने पर व्यक्ति का भार आधा रह जाएगा। ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या r है, यहां उसका भार W बराबर क्या है mg। वो कह रहा है कि कितना ऊपर जाए इस h की वैल्यू, जिससे कि W बराबर W डैश बराबर mg/2 हो जाए। सर अगर अपन बात करते हैं इसकी तो W बराबर mg और W डैश बराबर mg/2। तो द्रव्यमान तो संरक्षित है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो वो कहना चाह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर इस गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्या आधा रह गया गुरुत्वीय त्वरण। तो कितनी ऊंचाई पर जाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। तो
हमने h ऊंचाई के लिए फॉर्मूला लिखा है कि g डैश बराबर g, लिख लेते हैं, h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। हमने ये ऊंचाई क्या मान ली, मानना कि यहाँ जाके ये आधा रह रहा है, तो ये ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने बेटा, h ऊंचाई, ठीक है ना। तो g डैश बराबर g 1 माइनस 2h अपॉन r, 1 माइनस 2h अपॉन r, ठीक है ना। और अगर अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही इसी फॉर्मूले से निकलकर हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो g डैश कितना रह गया है सर, g/2, g/2। चूंकि g डैश बराबर क्या है हमारे पास, कहाँ से, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो g/2 बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो g से तो क्या आ गया बेटा, 1/2 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अगर अपन इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2 इजिकल टू 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, √2 1 प्लस h अपॉन r। तो h अपॉन r बराबर √2 माइनस 1, तो h इजकल टू √2 माइनस 1 इंटू r। तो h इजकल टू √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो h बराबर 0.414 इंटू 6400, तो h बराबर ये हो गया 41.4 इंटू 64। तो h बराबर ये अप्रोक्सीमेट आएगा 2650 किलोमीटर। 2650 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। 2650 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रह जाएगा हमारे पास, आधा रह जाएगा। कर लो फटाफट। चलो सब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का स्वयं के अक्ष के प्रति घूर्णन वेग मान क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर रखी प्रत्येक वस्तु भारहीन हो जाए। इस स्थिति में दिन की अवधि क्या होगी। सुनो, क्वेश्चन है, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, ये हो गया हमारे पास भूमध्य रेखा, ये हो गया हमारे पास निरक्ष रेखा या ध्रुवीय रेखा, इसे कहेंगे ध्रुवीय रेखा और इसे कहेंगे अक्षीय रेखा, ठीक है ना। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है, तो g का मान बढ़ता है। और अब वो कह रहा है कि सर पृथ्वी के स्वयं के अक्ष के प्रति घूर्णन वेग का मान क्या होगा। ये जो पृथ्वी है ये स्वयं के अक्ष के प्रति जो घूर्णन कर रही है उस घूर्णन वेग का मान क्या होगा, मतलब ओमेगा। उस घूर्णन वेग का मान क्या होगा, क्या हो जाए होगा कि उस पर रखी वस्तु को भारहीन महसूस हो, कि यहाँ पर रखी वस्तु को क्या महसूस हो जाए, भारहीन,
क्या महसूस हो जाए यहाँ पर रखी हुई वस्तु को भारी। सर W बराबर mg बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो W बराबर mg बराबर 0 होने के लिए इसका मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो वो कह रहा है कि इसका वेग क्या करें जिससे कि यहाँ पर रखी वस्तु का भार वो क्या हो जाए, 0 हो जाए या वो भारहीन हो जाए। तो इधर देखो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर √r/g, ओमेगा बराबर या पृथ्वी के भारहीन अवस्था में g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तब कोणीय वेग ओमेगा बराबर √r/g, ओमेगा बराबर √r/g। तो यहाँ से निकालेंगे अपन ओमेगा बराबर r की वैल्यू कितनी हमारे पास, 6.4 गुणा 10⁻6, g की वैल्यू है हमारे पास 9.8 का √ ओमेगा बराबर, ये फॉर्मूला उल्टा लिख गया बेटा, √g/r है, सॉरी, ठीक है ना। तो ओमेगा बराबर 9.8/6.4 इंटू 10⁻6। तो ओमेगा बराबर 9.8 इंटू 10⁻6/6.4। तो ओमेगा बराबर ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 9.98/64 √ में, और ये कितना रह जाएगा सर, -3। तो ये हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास कि कितनी ओमेगा से घूम रहा है। इस कंडीशन पर घूमने पर उसका अगर अपन निकालें ओमेगा नॉट, तो वर्तमान समय में पृथ्वी का घूर्णनकाल ओमेगा नॉट बराबर 2π/t, ओमेगा नॉट बराबर 2π/t0। यहाँ वर्तमान समय में t नॉट आवर्तकाल t नॉट कितना है भैया, 24 आवर। वर्तमान समय में t नॉट कितना है हमारे पास, 24 आवर, ठीक है ना। अगर अपन ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा नॉट बराबर 2π/t0। तो ओमेगा नॉट बराबर 2 इंटू 3.14/t0 की वैल्यू 24 आवर इंटू 60 मिनट सेकंड। तो ओमेगा नॉट बराबर इसकी वैल्यू आएगी 7.34 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। वो कह रहा है कि जब इस पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो हमें इसका t निकालना है। तब अब देखो नेचुरली वो इतने से घूमती है, घूम कितने से रही है, इतने से। तब ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा बराबर 2π/t0 अपॉन 2π/t। तो 2π से तो ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा बराबर t/t0। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7.34 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.24
इंटू 10⁻³ बराबर T/T0। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट में 17 आ जाएगा बराबर T/T0। तो T0 बराबर T/17, तो T0 बराबर 24/17, तो T0 बराबर 1.4 आवर। T0 बराबर कितने समय अवधि हो जाएगी इसकी? 1.4 घंटे, मतलब 1 घंटे 40 मिनट। फटाफट से कर लें इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा दें, चलो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% कमी आएगी। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% कमी आएगी। ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या है r। इससे कितनी ऊंचाई पर जाएं h का मान, जिससे कि गुरुत्वीय त्वरण यहां कितना है g। अब इसके 1% कमी आ जाए, मतलब g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 बराबर 1%। इसके मान में कितनी कमी आ जाए? 1% की कमी आ जाए। तो इधर देखो अपने पास है ऊंचाई के साथ, पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है कि g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 कितने के बराबर दिया हुआ है? 1% के बराबर। ठीक है ना। तो अब अपन को निकालना है कि ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन। तो g डैश बराबर g1 माइनस 2h अपॉन r। तो g डैश बराबर g माइनस g2h अपॉन r। तो g डैश इसको इधर लाएंगे, माइनस g बराबर माइनस g2h अपॉन r। माइनस खत्म करेंगे तो ये g माइनस जी डैश हो जाएगा बराबर g2h अपॉन r। तो g माइनस जी डैश अपॉन g बराबर 2h अपॉन r। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर जी देखो वो वाली स्थिति आ जाएगी हमारे पास, इंटू 100 बराबर 2h अपॉन r इंटू 100। सर ये कितने के बराबर है? 1% के बराबर। ये जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200h अपॉन r। तो 200h बराबर r, तो h बराबर r अपॉन 200। तो h बराबर r का मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर बटा 200। तो h बराबर 32 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर
h बराबर कितना आ गया 32 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर g का मान 1% घट जाएगा। g का मान 1% घट जाएगा। कर लो फटाफट से। हटा दे। अगला बड़ा सिंपली क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या, चाहो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो घनत्व का मान क्या हो जिससे कि g अपरिवर्तित रहे। एक बार फिर सुनो, ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या r है, इसका घनत्व ρ है, इसका गुरुत्वीय त्वरण g है। वो कह रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, अब जो त्रिज्या है वो कितनी कर दी गई है 3r, और g अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब g तो कैसा है कांस्टेंट, तो ρ के मान में कितना परिवर्तन हो। सर हम जानते हैं घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 4/3 पाई r रो g, ठीक है ना। अब यहां से अगर अपन देखें तो हमें इन तीन का रिलेशन निकालना है बेटा, रो आर जी, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। तो एक पल के लिए मैं लिख देता हूं कि g प्रोपोर्शनल टू आर रो, तो r बराबर g अपॉन रो, और वो कह रहा है कि g अपरिवर्तित है, अर्थात नियत है, तो r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। r अब वो कह रहा है कि यदि त्रिज्या 3 गुनी बढ़ाई है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यदि त्रिज्या को बढ़ाकर 3r किया है तो घनत्व घटकर, त्रिज्या 3 गुनी बढ़ाई है, त्रिज्या बढ़ेगी तो घनत्व घट जाएगा, कितना रह जाएगा ρ/3 हो जाएगा। घनत्व कितना रह जाएगा ρ/3 हो जाएगा। देख लो संबंध दिख रहा है अपन को स्पष्ट कि g बराबर 4/3 पाई r रो जी, सॉरी, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उसने ये भी कांस्टेंट कहा है कि ये भी कांस्टेंट है, लेकिन हमने इसके रिलेशन निकालने के लिए रख लिया इसको, और ये g गुरुत्वीय नियतांक है, तो g प्रोपोर्शनल टू r रो, तो r प्रोपोर्शनल टू g अपॉन रो, g अपरिवर्तित है, नियत है, तो r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो, तो r जिस रेशो में कम होगा रो उस रेशो में बढ़ जाएगा, या r जिस रेशो में बढ़ेगा रो उसी रेशो में कम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो r किस रेशो में बढ़ा है 3 गुना हुआ है, तो रो 3 गुना कम हो जाएगा, तो घनत्व कितना रह जाएगा घटकर ρ/3 हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा है, हटा दूं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि m द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं, तो प्रत्येक की चाल ज्ञात करनी है हमें। तो प्रत्येक की चाल ज्ञात करनी है। देखो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, इधर देखो तो ये r और ये r, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? एक कण ये रहा और एक कण ये रहा। m द्रव्यमान के दो कण हैं, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। अब वृत्ताकार पथ पर घूमते ही हमारे दिमाग में तुरंत से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो इसको अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान होगा? गुरुत्वाकर्षण। किसके? एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से। ये इस पर गुरुत्वाकर्षण लगाएगा और ये इस पर, तो इन दोनों पिंडों के मध्य, तो दोनों पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर Gm/2r²। दूरी 2r ही तो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो F बराबर Gm²/4r²। लेकिन जब ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो इन पर क्या लग रहा है भैया? अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। अतः पिंडों की संतुलित गति के लिए mv² बराबर Gm²/4r² हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, एक m से एक m, ये r इसके बराबर है, तो ये एक r से, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो v² बराबर Gm/4r। तो v बराबर √Gm/4r, तो v बराबर 1/2√Gm/r। ये इनका वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ये इतने वेग से गति करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है मामला? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बाकी के फिल कल करेंगे अपन। ठीक है, चलो।